Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत में रीजनल डिस्पैरिटीज़ प्रादेशिक विषमताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में उन कारणों को जाना जो प्रादेशिक विषमताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, और हमने उन 8 टॉप इंडिकेटर्स, उन शीर्ष 8 सूचकांकों को देखा जो भारत में राज्यों के मध्य प्रादेशिक विषमताओं के निर्धारक बनते हैं। देखिए, किसी भी प्रजातांत्रिक देश में ये अत्यंत आवश्यक है कि उसके राज्यों या प्रदेशों के मध्य विकास में परस्पर साम्यता रहे, और प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस हेतु प्रयत्नशील रहती है। फिर भी हम जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य का प्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी उत्पादन की जो काबिलियत है, योग्यता है, वो अलग-अलग होती है। इस दृष्टि से ये बहुत स्वाभाविक है कि राज्यों में परस्पर विकास की असमानता निर्मित होने लगती है। लेकिन ये इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक विस्तृत खाई के रूप में देश में प्रादेशिक असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस का कारक बन जाए। क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस बहुत सारे विकास चुनौतियों को पैदा करता है, जैसे हिंसात्मक संघर्ष शुरू हो जाना, या अनियोजित और अस्त व्यस्त स्थानांतरण का प्रारंभ हो जाना, या फिर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें अलगाव विकसित होना, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, या फिर नक्सलाइट मूवमेंट के रूप में हम देखते हैं, या हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखते हैं भारत के सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स में। तो वो प्रादेशिक असंतुलन के कारण ही जनित होते हैं। तो किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि उसकी जो वृद्धि दर है उसमें आनुपातिक साम्यता बनी रहे विभिन्न राज्यों के मध्य, और पूरे देश का विकास एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में हो, एक समन्वित संपूर्ण के रूप में हो। यद्यपि प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाएं बनी रहती हैं, लेकिन विकास की जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें एक नियमितता हो, ये भी बहुत आवश्यक है। भारत में देर आर थ्री strategies for removing regional disparities in India. Number one, resource transfer and backwardness. Number two, special area development programs. And number three, incentives for promoting investment in backward regions. तो संसाधनों का स्थानांतरण, विशेष जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको निर्धारित कर वहाँ पर विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाए, और जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट किया जाए, उस हेतु पहल की जाए। तो इस दृष्टि से जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं वो प्रयास करते हैं। जैसे हमारे देश में आप जानते हैं कि नियोजन के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, जो कि एक वैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके एक उपसभापति और सदस्य भी होते हैं। तो वो देश के नियोजन में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से करता है। इसी तरह नीति आयोग है। नीति आयोग भी राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखता है और राज्यों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करके राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करता है। तो नीति आयोग का जो दृष्टिकोण है वो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं उनको साथ में लेकर एक राष्ट्रीय एजेंडा का ढांचा बनाना होता है। तो विभिन्न कार्यक्रम और नीतियों का क्रियान्वयन करना, सुनिश्चित करना, प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, जैसे कार्य पर वो केंद्रित होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, व्यावसायिकों और विभिन्न साझेदारों को सम्मिलित करके वो एक नवाचार युक्त, उद्यमशीलता युक्त प्रणाली विकसित करने पर बल देते हैं। यदि हम भारत में बात करें तो विभिन्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कृषि के विकास के लिए और समुदाय विकास के लिए विभिन्न प्रोग्राम्स हैं। ब्रॉड प्रॉन एरिया प्रोग्राम है, इरिगेशन और पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, सोशल सर्विसेज जैसी बेसिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए।
तो provisions of facilities in area which lag behind industrially, जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वहाँ के लिए भी कई प्रोविजंस हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, नदी घाटी योजनाएं और विभिन्न बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नर्मदा डैम फॉर ड्राई पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, और इसी तरह से केन बेतवा इंटर रिवर लिंक प्रोजेक्ट फॉर बुंदेलखंड रीजन एक्सेट्रा। तो हम अगर विकास कार्यक्रमों की बात करें तो देखिए इसमें है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, पर्वतीय क्षेत्र विकास, हिल एरिया डेवलपमेंट, जो कि भारत का लगभग 17% भाग पहाड़ी है और देश की 11% जनसंख्या ने यहाँ निवास करती है। तो मोटे तौर पर ऐसे क्षेत्र दो तरह के हैं, एक तो वो जो संपूर्ण राज्य का निर्माण करते हैं और दूसरे वो जो किसी राज्य का भाग हैं। तो उत्तर पूर्व के राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये तो विशिष्ट श्रेणी के राज्य कहलाते हैं। तो इनके खर्च का बड़ा भाग केंद्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों के समन्वित विकास हेतु संसद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया और इस परिषद ने ऊर्जा उत्पादन, पोषाहार, सड़क निर्माण, कृषि, पशुपालन, मत्स्यिकी जैसे कई अंतर प्रादेशिक कार्यक्रमों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे वर्ग के अंतर्गत असम आता है या वेस्ट बंगाल, जिसके कुछ भाग पहाड़ी हैं। तो इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में भी पाया जाता है। लेकिन इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, लेकिन केंद्र भी अलग से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। तीसरा हमने जनजाति क्षेत्र विकास, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, ये उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जिनमें जनजातियों की जनसंख्या 50% या उससे ज़्यादा है। तो उन क्षेत्रों के लिए उप योजनाएं बनाई जाती हैं जिसका मूल उद्देश्य है जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास स्तर के अंतर को कम करना और जनजातीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में ऐसी उप योजनाओं के क्षेत्रों की पहचान की गई है और ये क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों में। तो इन योजनाओं हेतु संसाधन राज्य की योजना राशि, केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय सहायता और संस्थागत वित्त से प्राप्त होता है। तो इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सामान्य लोगों, विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग तक लाभ पहुंचे। स्थानांतरित कृषि, बंधुआ मजदूरी और भूमि हस्तांतरण जैसी समस्याओं, ऋण विपणन, वानिकी, सड़क निर्माण जैसे कार्यक्रमों पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। उसके बाद है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता का एक तो भरपूर उपयोग करना और कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना मूल उद्देश्य रखा जाता है, जिससे कि खेतों में नालियों का निर्माण, भूमि समतलन, धरातल और भौम जल का उपयोग करना, कृषकों को समय समय पर जल की उपलब्धि करवाना, शस्य प्रतिरूप निर्धारण में सहायता करना, कृषि ऋण पद्धति का विकास करना, मृदा संरक्षण करना, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदानों की भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण, सड़क निर्माण, विपणन, प्रसंस्करण, पशुपालन, फार्म वानिकी जैसे तमाम कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सर्वप्रथम 1974 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था और मार्च 1998 तक इसका विस्तार देश के 23 राज्यों और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों की 217 परियोजनाओं के 21.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हो गया। तो इसमें सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता और जलाक्रांत क्षेत्रों के जो वाटर लॉक्ड एरियाज हैं उनके पुनरुद्धार को भी शामिल किया जाता है। इसी तरह से है ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट यानी सूखा प्रवण क्षेत्र विकास, DPAP, जिसका प्रारंभ 1973 में हुआ था। इसका उद्देश्य होता है कि भूमि, जल और पशु संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।
पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करना और लोगों, विशेषकर जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, वहाँ आय का स्थिरीकरण करना। तो यहाँ पर कार्यक्रम के जो प्रमुख तत्व होते हैं, वो ये हैं कि जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन हो, मृदा और आर्द्रता का संरक्षण हो, सामाजिक और कृषि वानिकी पर विशेष बल दिया गया, भेड़ पालन सहित चारागाह विकास, प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी विकास, कृषि पद्धतियों में परिवर्तन, सहायक व्यवसायों का विकास जैसे कार्यों पर बल दिया गया। तो इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, बाजार, उधार, सेवा जैसे संगठनात्मक व्यवस्थाओं को विकसित करने में बल दिया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम नेक्स्ट डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी, जो कि 1977-78 में प्रारंभ हुआ और 1989-90 में समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम आईडब्ल्यूपीपी को लागू किया गया। 1995 में जल विभाजन प्रबंधन वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया गया। तो इस कार्यक्रम को 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों में लागू किया गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। तो इसे उष्ण और शीतल मरु क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और ये कार्यक्रम मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों पर बल देता है जिससे पारिस्थितिक संतुलन पुनर्स्थापित हो, बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण हो, मृदा और जल संरक्षण हो, जल संग्रहण की तकनीकों को के विषय में जानकारी देना, चरागाहों का विकास करना जैसी प्रमुख रणनीतियां इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा है रिवर बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नदी बेसिन विकास कार्यक्रम। ये कोई नई संकल्पना नहीं है। चीन, मिस्र और इराक में प्राचीन समय से इसके ठोस प्रमाण मिले हैं। लेकिन इसी के आधार पर भारत में भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने 1938 में नदी बेसिन के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास का सुझाव दिया था और फिर 1940 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना हुई थी। तो जल संसाधन नियोजन हेतु नदी एक प्राकृतिक इकाई है। उसकी एक निश्चित जल सीमा होती है जिसके अंतर्गत धरातलीय और भौम जल संसाधनों में परस्पर संबंध पाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त बेसिन के निवासियों के बीच भी एक सांस्कृतिक लगाव होता है। तो यदि वहाँ पर नियोजन किया जाए तो वो एक ऐसी इकाई बन जाती है जो कि संबंधित क्षेत्र को गुणवत्ता प्रदान कर सकती है। तो नदी बेसिन का आकार और उसकी संभाव्यता किस प्रकार की हो सकती है उसको देखते हुए योजना तैयार करना। तो देश में सर्वप्रथम दामोदर बेसिन को नदी बेसिन नियोजन हेतु चुना गया जिसका क्षेत्रफल 13,425 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम लेंगे महानगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि भारत में 10 लाख और इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरों को महानगर की श्रेणी में रखा जाता है। तो देश में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 2011 में ये संख्या थी 53। तो महानगरों की जो समस्याएं हैं, वहाँ का जो विकास का स्वरूप है वो अलग होता है और जाहिर है उसके लिए योजना भी अलग प्रकार की होती है। जैसे स्लम्स की समस्या, गंदी बस्ती की, नगर का नियोजन करना, परिवहन की समस्या, पेयजल, आवास, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं की प्रधानता होती है। तो प्रत्येक महानगर के विकास हेतु विकास प्राधिकरणों का गठन किया हुआ है जो नगरों के वर्तमान और भावी विकास को नियमित करता है। इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय नेशनल कैपिटल रीजन्स हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे 1985 में संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी प्रादेशिक नियोजन अधिनियम द्वारा दिल्ली और उसके समीप के क्षेत्र जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित किया गया और फिर उसके विकास की एकीकृत योजना तैयार की गई। तो इस योजना से जो है क्षेत्र के विकास को गति मिलती है। इसके अलावा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रावधान किए गए। भारत में विभिन्न राज्यों में विकास को करने की दृष्टि से नीति आयोग जो है उसका 3 ईयर एक्शन एजेंडा है।
स्पेसिफिक एक्शन उसमें नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, कोस्टल रीजन्स तटीय क्षेत्रों के लिए है, द्वीपीय क्षेत्रों आइलैंड एरियाज के लिए है, और डेजर्ट एंड ड्रॉट प्रॉन एरियाज के लिए ये एक्शन प्लान जो है इम्प्लीमेंटेड किया गया। इसी तरह से भारत में भौगोलिक विषमता और विभिन्न स्तरों पर विकास की दृष्टि से लोकेशन स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन शुरू किया गया, जो कि would be it is required in less prosperous regions to ensure that a minimum acceptable level of prosperity कि वहाँ पर बनी रहे, कम से कम वो उस न्यूनतम स्तर पर आए जो समृद्धि के अंतर्गत आता है। So there is need for a civil society in different areas to uh, acknowledge the developmental processes in different regions regarding higher social capital tends to develop more rapidly and sustainably.